किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जैसे जिसका हमें कोई भी सर्किट है उसका अगर हमें सीरीज पैरेलल ये सब पता नहीं चल रहा है और करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है या जो भी उसके अंदर जो भी अननोन दिया हुआ है सर्किट में वो निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। किरचॉफ्स लॉ हमारा जो तुम्हारे 12th के सिलेबस में है एक ये है। अभी इससे आगे जाओगे तो थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, स्टार डेल्टा कन्वर्जन है, पर स्टार डेल्टा, थेवेनिन, नॉर्टन थ्योरम ये सब तुम्हें पढ़ना भी नहीं है ना। कहीं आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ोगे। पर किरचॉफ्स लॉ जो है ये हमारा यहाँ पे पढ़ना है, ये बोर्ड के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कंपटीशन के लिए है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है भाई, इसका दो लॉ है। किरचॉफ्स दो लॉ दिए, एक लॉ बोला गया जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी को बोला जाता है जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ। तो इस लॉ में ये बोला गया कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन तो समझ में आता है ना भाई, सर्किट में जंक्शन समझ में आता है ना। जंक्शन तो बताया जा चुका है, जहां पे क्या हो, मिनिमम 3 ज्वाइंट हो, है ना, 3 पाथ होना चाहिए, वो जंक्शन हुआ। तो कहता है ये लॉ कहता है कि एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन, इसका दो फॉर्म है स्टेटमेंट का, हम दोनों फॉर्म लिख देते हैं। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ टोटल करेंट इज 0। द सम नहीं, इसको द अलजेब्राइक सम लिख दो। अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल करंट इज 0, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझाऊंगा। इसी को दूसरे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। तो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ का ये दो स्टेटमेंट का दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट में बस लिखा हुआ है, मतलब दोनों का सेम ही है। अभी क्या है इसको समझाऊंगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। क्या रे, आप ले लिए? स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। अभी समझाते हैं क्या है ये दोनों लॉ, देखो। अभी देखो ये जंक्शन है, मान लेते हैं 4 आर्म है यहाँ पे, मान लेते हैं इस आर्म में करंट हमारा है 2 एम्पियर, इसमें है 3 एम्पियर, इसमें है 1 एम्पियर। तो इस लॉ के हिसाब से बताओ कि इस आर्म में करंट क्या होना चाहिए। एरो का तो डायरेक्शन दिख रहा है ना भाई, एरो का डायरेक्शन अगर दिख रहा है तो इस लॉ का अगर अब तुम अप्लाई थोड़ा कर सकते हो, कुछ अपना बुद्धि लगाओ, तो इसमें करंट क्या होगा, इसमें आई की वैल्यू हमें चाहिए, क्या होगी? क्या 6 होगा। और कोई बता सकते हो? 4 एम्पियर देख लेता हूं।
4 एम्पियर कैसे बोले बाबू? हम्म चलिए देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आप लोग से। हम क्या बोल रहे हैं कि इस जंक्शन पे आने वाला करंट, इस जंक्शन पे आने वाले करंट को देखो कि इस जंक्शन के पास कौन कौन आ रहा है भाई। पहले इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं, है ना, उसके बाद फिर इसको भी समझाएंगे। तो बोला है कि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन पे देखो कि कौन कौन सा करंट आ रहा है भाई। तो ये भी करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, तीनों आ ही रहा है ना। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ ही रहा है, जंक्शन के तरफ जा रहा है ना। तो जंक्शन के पास आने वाला करंट ये तीनों होगा। और जंक्शन से दूर कौन जा रहा है भाई, तो जंक्शन से केवल लीव कर रहा है यही, इसमें जो भी होगा। तो हम क्या पढ़े कि टोटल इनकमिंग करंट क्या होगा, टोटल आउटगोइंग के बराबर। और यहाँ पे टोटल आउटगोइंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो आई से रिप्रेजेंट किया गया है ना। यानी कि आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं, क्या रे, जिसका 4 आंसर था उसको समझ में आया कि नहीं। क्या और किसी को प्रॉब्लम है बाबू, बाकी लोग भी बोलिए थोड़ा। क्या रे, और किसी को दिक्कत नहीं है। वाह, चलो देखो, अब देखो इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, है ना। ये तो हम इसके हिसाब से देख लिए कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिंबल का मतलब समझते हो, ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ टोटल, या सिग्मा है, इसका मतलब बोल रहे, सिग्मा तो सिंबल है, इसका मतलब है कि टोटल हुआ या समेशन हुआ या टोटल एडिशन ऑफ जो भी करंट होगा हमारा, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें इनकमिंग आउटगोइंग की बात नहीं है। इसको देखो कैसे लिखते हैं, नीचे मिटा दो। बोर्ड लगता है गीला हो गया है। देखो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं हम, है ना। तो अभी मान लेते हैं इसको हम I1 मान लेते हैं, है ना, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं, और इसको I4 फिलहाल मान लेते हैं, है ना, समझाने के लिए। जो है वैल्यू तो वो है ही। अब यहाँ पे अब इस लॉ के हिसाब से अगर तुम्हें लिखना होगा तो एक बात समझोगे कि अगर हम इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे भाई, तो इस ये डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव मानना होगा कि नहीं, निगेटिव मानना होगा, है ना। या फिर अगर इसको निगेटिव मानोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तुम्हारे मन पे है कि जिसको निगेटिव मानो, जिसको पॉजिटिव मानो। तो मान लेते हैं कि इनकमिंग करंट जो है हमारा, उसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, है ना। जो भी इनकमिंग करंट है, कोई भी एक रेफरेंस याद रखोगे, उसी के हिसाब से चलोगे। इनकमिंग को हम मान लेते हैं पॉजिटिव और आउटगोइंग को मान लेते हैं निगेटिव। या तुम्हारा मन होगा जिसका उल्टा मान सकते हो, इनकमिंग को निगेटिव तो आउटगोइंग को पॉजिटिव मानोगे, जो मन है वो मान सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही रेफरेंस लगाओगे। अब यहां पे हम देखते हैं भाई कि I1 क्या है, इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है।
तो अगर हम इसको लिखें इनकमिंग को पॉजिटिव माने हैं तो हम I1 को पॉजिटिव लिखेंगे, I2 को पॉजिटिव लिखेंगे और I3 को भी पॉजिटिव लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो चौथा है I4, ये क्या हो रहा है, जंक्शन को लीव कर रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब वो आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग को अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लिए तो आउटगोइंग को नेगेटिव लेना होगा, तो इसको क्या लिखोगे, -I4। तो इतना, यही चार तो करंट हमारे पास है, क्या है कि नहीं। और ये बोलता है कि टोटल करंट का सम क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। तो इसका सम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अभी तुम इसका वैल्यू अगर पुट करना चाहो तो I1 के जगह पे 2 है, I2 के जगह पे 3 है, और इसके जगह पे 1 है, और इसके जगह पे हम I माने हैं। इस सबका सम क्या होगा, 0 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 1 एम्पियर है। अब देखो 2 3 4 5 1 6 हो जाएगा, और I को अगर उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो I बराबर यहां से भी कितना आ रहा है, 6 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो बेसिकली दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों जो फॉर्मेट है बाबू, वो सेम ही है। क्या कोई दिक्कत है इसमें किसी को। तो अब तुम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना सीख गए हो। क्या क्वेश्चन दूं, बना सकते हो नहीं। चलो देखते हैं। बोर्ड तो आज साफ ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं मॉइस्चर इतना गेन कर लिया है। तुम्हें पता करना है कि इस I की वैल्यू क्या होगी, पता कर सकते हो क्या इसमें। क्या रे बाबू, पता कर सकते हो तो करो। क्वेश्चन यही है, यहाँ पे 10 एम्पियर दिया हुआ, एरो का डायरेक्शन अगर दिख रहा होगा तो ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से सबको। बोर्ड थोड़ा धुंधला है, देखो कोशिश करो, है ना। देखते हैं। क्या आ गया है सबका।
हेलो। हाँ, कहाँ कौन क्लास के लिए बाबू? किस क्लास के लिए? 10th में हो? हाँ तो ठीक है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी ऑफलाइन होगा 10-15 दिन बाद लॉकडाउन खुलेगा तब। क्या? संजय सिनेमा के पीछे अभी तुम आना चाहता है तो अभी भी आ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा पानी उनी का है तो एक आध दिन बाद सोमवार को आओ क्या? नहीं नहीं, अभी ऑनलाइन चल रहा है, ठीक ना? ऑनलाइन चल रहा है, कुछ तो पढ़ोगे ना भाई, कुछ तो नॉलेज रहेगा ना। अभी वही चीज फिर ऑफलाइन होगा तो फिर से हम पढ़ाएंगे, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। अब 10-15 दिन में स्टार्ट हो ही जाएगा, 15 जून से हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल जाएगा। ठीक है ठीक है, क्या नाम हुआ? धीरज। ठीक है बाबू, ठीक है। क्या रे बाबू, बन गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बना क्या? अरे जवाब दो भाई, क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तेरा आया? 10 आया? चलो जिसका ये बना है उसको वो बनाओ, अदरवाइज हम इसको पहले देखते हैं क्या होगा इसमें। अभी देखो जितना भी जंक्शन है बाबू, उस जंक्शन को कंसीडर करोगे, बनाने का तरीका क्या है पहले समझ लो। तो देखो जंक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीन रास्ता हर जगह है ना। तो सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, है ना? सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करोगे। तो देखो शुरुआत कहाँ से कर सकते हो भाई? तो इस जंक्शन के पास तुम्हारे क्या तीन रास्ता है, लेकिन एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन है, इस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं पता है कि क्या इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, हमें नहीं मालूम। यहाँ पे तो किसी के बारे में नहीं मालूम है। तो जिसके पास, जिस जंक्शन के पास क्या होगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगा, उससे हम चलते हैं, है ना? तो देखो ये करंट जो आ रहा है, अब इस जंक्शन में देखो कि इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता है, तो हम इस जंक्शन से इसका हम निकाल सकते हैं। तो तुम देखोगे कि अगर इधर 3 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर इनकमिंग है, इस जंक्शन पे आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें इधर जाएगा करंट की बात अंदर आएगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आउटगोइंग होना चाहिए, क्योंकि 3 तो यहाँ पे आ रहा है भाई, और यहाँ से लीव कर रहा है 2 ही, तो एक और बचा हुआ है जिसको क्या करना होगा, लीव करना होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो अब हम क्या किए, इस आर्म का तो हम निकाल चुके हैं, यानी कि इस जंक्शन पे हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं इस जंक्शन पे, जिस पे मैक्सिमम नोन हमें मालूम है वहां पे पहले हम चलेंगे। तो इस जंक्शन पे अब चलोगे तो 10 एम्पियर हमारा आ रहा है इस जंक्शन पे, और 3 एम्पियर लीव कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 7 एम्पियर है क्या होगा, इधर पास करेगा कि नहीं? क्या रे बाबू, इसको समझने में किसी को दिक्कत है? इस आर्म में करंट कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर होगा, किसी को कोई परेशानी है क्या? 10 एम्पियर आ रहा है और 7 एम्पियर और 3 एम्पियर क्या होगा, लीव करेगा, तो 10 एम्पियर होना चाहिए, जितना आ रहा है उतना ही लीव करना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अभी इस जंक्शन पे आप देखो, तुम आओगे तो पता चल जाएगा कि ये 7 एम्पियर इधर आ रहा है, ये भी 5 एम्पियर आ ही रहा है,
इसका मतलब कि ये दोनों अगर आ रहा है भाई तो इसको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इनका इनकमिंग हो गया है और बाकी एक ही रास्ता है, तो भाई आउटगोइंग भी चाहिए। तीनों इनकमिंग नहीं हो सकते हैं, सारा का सारा जैसे कहीं ऐसा है जंक्शन, तीनों ऐसा नहीं हो सकता है, केवल करंट वहां पे जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे करंट जाएगा भाई तो करंट निकलना भी चाहिए। तो 7 एम्पियर और 5 एम्पियर, यहाँ कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे आते हैं, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 12 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना करंट हो जाएगा 13 एम्पियर। किसका किसका आया है? आया। और किसी का? कहाँ गड़बड़ा दिए बाबू? बहुत छोटा सवाल है। बाकी लोग भी कुछ जवाब दो भाई, केवल सुनने के लिए हो क्या तुम लोग? हाँ, आदित्य कुमार, अनुष्का, पीयू पटेल, प्रशांत, साकेत, शिवानी, श्रुति, क्या हो तुम लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? इतना तो मुश्किल चीज नहीं है। 10 एम अभी इसमें क्या परेशानी है बताओ, इसको बनाने में क्या परेशानी है? सबसे पहले उस जंक्शन को हम ढूंढेंगे जिस जंक्शन पे हमें मैक्सिमम नोन पता हो। तो भाई इस पे तो पहले नहीं पता था, ये तो बाद में हम निकालें जो वैल्यू, जिस वैल्यू को बाद में निकालें उसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। नहीं, तो जहां पे मैक्सिमम पता हो उस जंक्शन को चूज करोगे और फिर आगे बढ़ते जाओगे भाई, खुद ब खुद वैल्यू आते चला जाएगा। तो अगर फर्स्ट जिसको समझ में आया है, सेकेंड को एक बार ट्राई करिए। -3। और किसका आया है? 3 एम्पियर। चलिए देखते हैं यहां पे क्या होगा। अभी देखो इस इंट से तो भाई हमें निकालना ही है, तो हम दूसरे इंट से चलेंगे। इस जंक्शन के पास हमें दो वैल्यू पता है, यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, तो ये दोनों आ ही रहा है, तो ये क्या होगा बाहर निकलेगा। तो कितना निकलेगा भाई? दोनों का सम, यानी कि 6 एम्पियर क्या होगा बाहर निकलेगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब इस जंक्शन पे आओगे तो इस जंक्शन पे 1 एम्पियर बाहर आ रहा है और 6 एम्पियर अंदर की ओर आ रहा है, तो यानी कि बाकी कितना बचा? 5 एम्पियर यहाँ पे बचेगा कि नहीं? टोटल इनकमिंग करंट 6 एम्पियर है, तो आउटगोइंग भी 6 होना चाहिए ना, तो एक आउटगोइंग पहले से है और ये 5 एम्पियर क्या होगा, ये भी आउटगोइंग ही होगा। एरो का डायरेक्शन भी तुम्हें निकालना होगा। अभी इस जंक्शन पे आओगे तो इस जंक्शन पे क्या है 5, इसका क्या साइन दिया हुआ है उससे अभी तुम्हें मतलब नहीं, इसका जो साइन दिया हुआ है इसको फिलहाल छोड़ो। यहाँ पे 5 एम्पियर क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो बाकी कितना बचा? यहाँ पे 3 एम्पियर करंट हुआ। तो इसमें जो 3 एम्पियर करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। होगा कि नहीं? क्या रे बाबू? लेकिन हमें एरो दे करके पूछ दिया है, हमें एरो दे करके पूछा है आई का मतलब, तो हम पहले ही बताए कि अगर इसको 3 एम्पियर अगर लिखोगे तो, और अगर पूछे कि इसका कितना करंट होगा, तो इसका -3 एम्पियर होगा कि नहीं? क्या 3 एम्पियर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, बट हमें डायरेक्शन दे के पूछा। अगर यहाँ डायरेक्शन नहीं होता, केवल आई निकालना होता, तब 3 एम्पियर हो जाता। बट यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया है, डायरेक्शन किधर दिया? अपवर्ड। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर है भाई? नीचे है, और वो 3 एम्पियर आया है, तो ये जो आई यहाँ पे जो आएगा इस आई का जो निकालना है, ये कितना आएगा? -3 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? निकाल लो केसीएल से कोई भी क्वेश्चन हो। वाह, चलो देखते हैं क्या कर सकते हो। चलो इससे पहले पहले केवीएल पढ़ लेते हैं, उसके बाद है ना दोनों का साथ में क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग। क्या इसको मिटा दूं? कपड़ा कहाँ गया?
दूसरा लॉ है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। जो दूसरा लॉ है उसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। पहला लॉ हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा हुआ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को बोला जाता है, सॉरी जंक्शन नहीं, इसी को बोला जाता है मेश या लूप लॉ, है ना। अभी मेश और लूप में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज तुम कंसीडर करोगे दोनों को सेम ही। डिफरेंस क्या होता है बता देता हूं, पर फिलहाल इसका स्टेटमेंट क्या है। अच्छा एक बात और, कि जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था, जो जंक्शन रूल था, कभी कभी ये पूछता है कि जंक्शन जो रूल है या जंक्शन लॉ जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बाबू, है ना। तो हम क्या पढ़े कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यही पढ़े हो ना। तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कहता है कि करंट जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो करंट को बेसिकली डिफाइन क्या करते हो, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, यही करते हो ना भाई। करंट को क्या डिफाइन करते हो, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही करते हो ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा करते हैं कि नहीं। तो अगर जैसे समझो कि मान लेते हैं किसी सर्किट में कोई भी, यहाँ पे I1 है, I2 है, I3 है और I4 है, ऐसा। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 माइनस I4 बराबर 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट I4 टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। अभी इस सबको क्या हम लिख सकते हैं भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 बाई कुछ टाइम मान लेते हैं T है, इसको क्या लिख सकते हैं Q2 बाई टाइम T प्लस Q3 बाई टाइम T बराबर Q4 बाई टाइम T, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। क्योंकि करंट को हम लोग चार्ज पर यूनिट टाइम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अभी टाइम सब में कॉमन है, तो टाइम सब में कॉमन है तो टाइम को हम हटा सकते हैं भाई। टाइम 1/t इधर कॉमन लेंगे, 1/t इधर लेंगे, कॉमन कटेगा तो क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q4। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है जंक्शन रूल, जो फर्स्ट लॉ है, वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, यानी कि जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन को क्या करेगा, लीव करेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है छोटा सा कि ये जो फर्स्ट लॉ है या जंक्शन रूल है या करंट लॉ जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं लिखोगे, ठीक ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखोगे, क्या, क्योंकि करंट अपने आप में हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है, चार्ज रियली एग्जिस्ट करता है ना। बेसिकली चार्ज ही फ्लो होता है और हम लोग उसके उल्टे डायरेक्शन को करंट मान लेते हैं, है ना। इसलिए इस चार्ज को लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखोगे। क्या कोई दिक्कत है, क्या रे बाबू, मिटा दो इसको मिटा दो इसको। अच्छा, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए बाबू अपने लेते रहोगे, ठीक ना। ऐसा नोट्स तो तुम लोग को भेजा जा चुका है, बेसिक नोट्स है ये, है ना। चैप्टर खत्म होगा तो इसका, इस चैप्टर का एडवांस नोट्स तुम्हें भेज दूंगा मैं। अब ये जो सेकंड लॉ है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या मेश लॉ है, इसको या लूप लॉ कह सकते हैं। मेश और लूप में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है
कहता है कि इन एनी क्लोज्ड मेश या लूप द टोटल पोटेंशियल इज 0। ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड मेश या लूप में, जैसे वहां पे क्या था कि किसी जंक्शन पे टोटल करंट 0 है, तो ये कहता है कि किसी क्लोज्ड मेश या लूप में टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कहना है इसका, जैसे एक हम बनाते हैं भाई, सर्किट एक बनाते हैं, चलो पहले सबसे छोटा सर्किट बनाते हैं। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है, इसका रेसिस्टेंस R है ना। तो देखो इस स्टेटमेंट को लिखा कैसे जाता है, लूप लॉ या जंक्शन लूप लॉ या मेश लॉ को लिखा कैसे। अब ये लूप है बाबू, है ना, ये लूप है, ये मेश नहीं है। मेश क्या होगा ये समझाऊंगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल V है। अब इसमें भी एक साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन क्या है, इस चीज को एकदम ध्यान रखोगे। साइन कन्वेंशन ये है कि अगर करंट का डायरेक्शन इधर है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ये है, और अगर हम लूप में जिधर मूव कर रहे हैं हम भी उधर ही मूव करेंगे, है ना। ये करंट का डायरेक्शन वायर में बताया हुआ है, और ये डायरेक्शन ऑफ हमारा मूवमेंट है, जब कैसे कैसे हम लूप को कंसीडर करेंगे। दूसरा है कि करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है और हम इसके उल्टा मूव करें, है ना, तो कन्वेंशन ये है, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या। अरे एक बार काट के जुड़ जाओ जल्दी से बाबू, काट के जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। तो हम बता रहे थे कि किसी भी क्लोज मेश या लूप में टोटल पोटेंशियल 0 होगा। उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। अच्छा, करंट फ्लो जो होता है, करंट फ्लो का डायरेक्शन हम लोग किधर से किधर लेते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा लेते हो कि नहीं। यानी कि इधर कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा पोटेंशियल, इधर कुछ ना कुछ क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे लिए हैं तो इधर कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर कुछ ना कुछ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कंसिडरेशन है बाबू, कंसिडरेशन जो हम बताएंगे उसका जस्ट उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही कंसिडरेशन लोगे, है ना। अलग अलग जगह पढ़ोगे, अगर कहीं बुक में देखोगे तो अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो अलग अलग साइन कन्वेंशन लेगा, लेकिन तुम एक को ही ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे समझो कि अगर करंट पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, और तुम इधर से इधर जा रहे हो, तो तुम पॉजिटिव से क्या कर रहे हो, निगेटिव की तरफ जा रहे हो कि नहीं, क्या कर रहे हो, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। या समझो कि सीढ़ी ऊपर से तुम नीचे की ओर उतर रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम इस डायरेक्शन को क्या करते हैं, निगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या कोई दिक्कत है। ये कंसीडरेशन है। तो इसका जस्ट उल्टा यहां पे होगा बाबू, इसका जस्ट उल्टा यहां पे होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा इधर है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चलने का मतलब हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं, यानी कि हम सीढ़ी को ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या कोई दिक्कत है।
तो ये तो हुआ किसी रेसिस्टर की बात कर रहा हूं, किसी रेसिस्टर, कोई भी रेसिस्टर दिया हुआ होता, रेसिस्टर की बात मैं कर रहा हूं कि रेसिस्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसको पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, वो इसके साइन पे डिपेंड करेगा। दूसरा है कि अगर जैसे हमारा देख रहे हैं इस सर्किट में रेसिस्टर तो है ही, ये सेल लगा हुआ है और तुम्हें अभी यहाँ तो एक इसमें क्या है, एक ही सेल लगा हुआ है, अलग अलग सर्किट बनाएंगे तो कभी यहाँ पे भी सेल हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या और भी लूप होगा, अलग अलग जगह पे सेल या बैटरी लगे हुए हो सकते हैं, तो उसका भी हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। डायरेक्शन कंसीडर क्या करेंगे कि अगर हम अभी ऐसा सेल रिप्रेजेंट किया हुआ, इसका मतलब क्या समझते हो कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, क्या ऐसा समझते हो कि नहीं? ये तो 10th में पढ़ चुके होंगे कि बड़ा वाला डंडी का मतलब हायर पोटेंशियल, छोटा वाला डंडी है इसका मतलब लोअर पोटेंशियल, तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसको निगेटिव से करते हैं। और कह रहा है कि अगर यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव है और हम जा रहे हैं ऐसे, हम इस सेल को ऐसे क्रॉस करेंगे, तो हम इस सेल को जब ऐसे क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे कि नहीं? क्या रे बाबू, कहीं रास्ता में हमें सेल मिला और सेल को हम ऐसे क्रॉस किए यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव क्रॉस किए, तो इस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। सेम यही सिचुएशन, जैसे यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव क्रॉस किए तो निगेटिव लिए, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव से निगेटिव क्रॉस करोगे तो इसको भी हम निगेटिव लेते हैं। इसका ठीक उल्टा अगर हो, ये साइन कन्वेंशन है, इसको याद रखना ही होगा हर हाल में, ये पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। अब हम क्या किए, हम इधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, इसके उल्टा आ रहे हैं भाई, तो हम इसके अगर उल्टा आएंगे तो अब पहले में निगेटिव मिलेगा बाद में पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि पहले लोअर पोटेंशियल बाद में पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे, साइन कन्वेंशन इसका ठीक उल्टा भी ले सकते हो बाबू, लेकिन जब ठीक उल्टा लोगे तो सिचुएशन होना चाहिए कि ये दोनों साथ में सिचुएशन होगा, ये दोनों साथ में सिचुएशन होगा, यानी कि कोई अगर करंट के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लेता है तो इस सिचुएशन को भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेगा कि करंट के सिचुएशन को पॉजिटिव ले लिया और इसको निगेटिव ही माना, ऐसा नहीं होगा। तुम उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन इस दोनों कंडीशन को सेम उल्टा करोगे और इस दोनों कंडीशन को सेम रखोगे। अगर इस दोनों कंडीशन को पॉजिटिव रखोगे तो ये दोनों कंडीशन निगेटिव आ जाएगा, या इस दोनों को निगेटिव हम रखें तो वो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेहतर है कि एक सीखो, है ना, या ध्यान में रखो दोनों। क्या कोई दिक्कत है इसमें? साइन कन्वेंशन में किसी को प्रॉब्लम है बाबू? चलिए अब देखिए, साइन कन्वेंशन अगर हमें पता है तब हम यहाँ पे ये जो हमारा एक छोटा सा लूप दिया हुआ है, सबसे बेसिक लूप, इससे छोटा हो नहीं सकता है। तो आप अच्छे से बताओ कि यहाँ पे इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन किधर से होगा? यहाँ पे क्या होगा, या यहाँ पे करंट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये तो बेसिक 10th में ही पढ़े हो कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्या रे बाबू, ये सबसे छोटा सर्किट है, ये 10th क्लास का है तुम्हारा, बट चूंकि यहाँ पे हम इसको लूप लॉ या मेश लॉ लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ये समझते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉर्नर है ना, जो भी हमारा कॉर्नर है उसको हम मान लेते हैं, कोई पॉइंट से हम डिनोट कर देते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी, है ना। जितना कॉर्नर होगा उसको डिफरेंट पॉइंट से क्या करोगे, डिनोट कर दोगे। अभी डिनोट करने के बाद जब हम लूप कंसीडर करते हैं बाबू, लूप का मतलब होता है, लूप का मतलब क्या होता है समझ में आता है? लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, है ना, यानी कि जहां से आप स्टार्ट किए हो आपका एंड पॉइंट भी कहां होना चाहिए, वहीं होना चाहिए, वो लूप कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन खत्म तुम्हें वहीं पे करना हो। किसी का मन होगा कि अगर लूप कंसीडर करें, लूप
क्या कंसीडर करें भाई, तो तुम्हारा मन होगा कि अगर ए से हम चलें, और चलने का भी है कि तुम जैसे चाहोगे वैसे चल सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो। किसी का मन होगा क्लॉकवाइज चलने का तो क्लॉकवाइज चलेगा, किसी का मन होगा एंटी क्लॉकवाइज चलने का तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मान लेते हैं ए से, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी किसी को मन हुआ कि भाई हम ऐसे चलेंगे, है ना, तो अब ए के बाद क्या आया बी, फिर आया सी, तो सी लिखेगा, फिर क्या आया डी, और फिर से ए तक आपको पहुंचना होगा। यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो लूप होगा। तो किसी का मन हुआ तो वो ऐसे चला, है ना, ये हमारा क्या हुआ भाई, एंटी क्लॉकवाइज चला। किसी को मन हुआ कि नहीं हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, तो उसके लिए लूप क्या हो जाएगा, तो उसके लिए लूप होगा, पहले मान लेते ए से चला तो ए के बाद पहले कहां पहुंचेगा, डी पे पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा सी पे, फिर पहुंचेगा बी पे, और फिर पहुंचेगा ए पे। ये कैसे चल रहा है भाई, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखने का कुछ मतलब नहीं, मैं समझा रहा हूं कि जिसको तुम्हें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन तुम जैसे भी चलना है, चाहे ऐसे चल सकते हो या ऐसे चल सकते हो, दोनों सही होगा। दोनों से हम अभी बताते हैं कैसे दोनों सही होगा, इस चीज को ध्यान में रखोगे, है ना। तो पहले हम मान लेते हैं इस लूप के लिए, स्टार्टिंग लूप के लिए, लूप जो हमारा था मान लेते हैं ये ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। इस लूप के लिए हम ये किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं। तो ये किरचॉफ्स लॉ इस लूप के लिए क्या होगा भाई, तो अगर ए से चले, जहां जहां पे तुम्हें रेसिस्टर इनकाउंटर होगा, यानी कि सर्किट में दो चीज पे ध्यान देना है बाबू, जहां जहां पे तुम्हें रेसिस्टर मिल जाए, है ना, या फिर जहां जहां तुम्हें क्या मिल जाए, सेल मिल जाए। तो पूरे सर्किट में रेसिस्टर या सेल होगा। अभी और आगे पढ़ेंगे तो कैपेसिटर भी मिलता है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर मिलेगा आगे, और चैप्टर जो पढ़ेंगे इंडक्टर मिलता है, एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट, ऐसा है। पर अभी तुम्हें केवल और केवल सेल मिलेगा, या बैटरी इसको कह सकते हो, एक से ज्यादा सेल होगा, बैटरी होगा, या फिर रेसिस्टर होगा। तो रेसिस्टर जहां पे मिलेगा वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। तो मान लेते हैं कि अगर इनिशियल सिचुएशन में हमारा ये V है, करंट का डायरेक्शन I है, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, I फ्लो हो रहा होगा। पूरा सर्किट के क्रॉस ही I करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि एक ही पाथ है। यहां से जो भी करंट निकलेगा वो क्या होगा, यहां भी करंट I, यहां भी करंट I, और यहां भी करंट क्या होगा, I। हर जगह करंट क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए अब हम लूप कंसिडर किए हैं ए बी सी डी ए। तो पहले हम इसमें देखते, ए से बी गए, क्या कोई भी रेसिस्टर मिला है? कोई भी रेसिस्टर मिला है? यहां पे कोई रेसिस्टर, कोई सेल है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि इस आम से हमें कुछ मतलब नहीं है, जीरो भी लिख सकते हो, है ना। इस आम में हमें कुछ मतलब नहीं है, जीरो लिख सकते हो। अभी बीसी आम में चलोगे तो इसमें भी कोई रेसिस्टर है क्या? बीसी आम में भी ना तो कोई रेसिस्टर है, ना ही कोई सेल है। इसमें भी आप चाहो तो जीरो लिख सकते हो या कुछ नहीं लिख सकते हो, है ना। अभी सीडी आम में हम चलते हैं। तो सीडी आम में हम कैसे चल रहे हैं? हम ऐसे चल रहे हैं ना भाई, हमारा डायरेक्शन तो ऐसे है कि नहीं? तो हमारा डायरेक्शन ऐसे है, तो अब हम बताए थे तुमको कि पहले निगेटिव मिला, बाद में पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम सी से डी की ओर जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा? पहले निगेटिव मिलेगा, बाद में पॉजिटिव मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो हम बताए थे कि अगर पहले पॉजिटिव मिले बाद में निगेटिव मिले तब निगेटिव लेते हैं, लेकिन पहले अगर निगेटिव मिले बाद में पॉजिटिव मिले तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पे देखो, पहले निगेटिव मिला बाद में पॉजिटिव मिला है, तो हम बेसिकली यहां पे सम ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल इज जीरो। तो बेसिकली हम पोटेंशियल लिखते हैं। तो इस आर्म में पोटेंशियल कितना है? तो V। नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? प्लस V। क्या कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो अब हम C पॉइंट से D पॉइंट पे पहुंच गए। अभी यहां पे कोई रेसिस्टर नहीं है, रेसिस्टर होता तो उसके साथ भी हम कुछ ना कुछ करते। अब हम D से फिर फाइनली A पे आते हैं। तो अब देखोगे कि करंट का डायरेक्शन इधर है,
एक बात समझो कि अगर आई करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस आर है, तो इसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा होगा? इस रेसिस्टर में V की वैल्यू क्या होगी भाई? आई आर होगा। तो यहां V बराबर क्या हम लिखेंगे? आई आर लिखेंगे कि नहीं? तो V या V डैश जो लिखना चाहते हैं वो हम लिख देंगे। यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये इसके बराबर है, ये क्या है। पर इस रेसिस्टर में पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा भाई? तो जितना करंट हो रहा है और जो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू है V बराबर आई आर, उतना ही पोटेंशियल वो ड्रॉप कराएगा। अब समझो बात को कि हम यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से फिर A हम आ रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन भी इधर है और हम भी इधर ही चल रहे हैं। तो दोनों अगर सेम है, जिधर करंट जा रहा है और हम भी जा रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन में उसको क्या लेंगे? निगेटिव। ऐसा बताया गया है ना? क्या रे बाबू? जिधर करंट फ्लो हो रहा है और हम भी जिधर जा रहे हैं, दोनों अगर डायरेक्शन सेम है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या लोगे? पोटेंशियल को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा भाई? तो आई करंट है और आर रेसिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, और ये हम क्या लिखेंगे? निगेटिव। और फिर हम इस पॉइंट से कहां पहुंच गए? फाइनली ए पे पहुंच गए। तो इसमें ए से फिर ए पे पहुंचने में हमारा लूप कंप्लीट हो गया। और ये बोलता है कि टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए भाई? तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि इस 0 का तो कुछ मतलब नहीं है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या रे बाबू, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली यहां पे देखो 3 अननोन था, V था, I था, R था। इस 3 अननोन में कोई भी एक हमें नहीं पता होता, तो क्या करते हैं हम? इस लूप लॉ लगा करके इसको हम सॉल्व कर लेते। मान लेते V दिया हुआ होता, R दिया होता, I हमें नहीं दिया हुआ होता, तो हम क्या करते? इस लूप लॉ लगा के इसको सॉल्व कर लेते। अब देखो, अगर लूप कोई कंसीडर करता है कि नहीं हम ऐसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे, है ना, तो उसका लूप ये होता भाई। तो उसके लिए भी हम लिखते हैं, अगर लूप हमारा है, पहले A से D गया, A से D गया, फिर C B A, C फिर B फिर A। तो अब इसमें देखो हम लूप लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? तो A से D जा रहा है बाबू, A से D जा रहा है। करंट का डायरेक्शन हमें पहले से पता है कि करंट इसमें क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव इधर बढ़ रहा है। हम किधर जा रहे हैं? हम तो अब ऐसे चल रहे हैं ना। क्या हम अब कैसे चल रहे हैं? A से D की तरफ जा रहे हैं। करंट हमारा किधर फ्लो हो रहा है? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हम उसके उल्टा जा रहे हैं। तो हम बताएं कि करंट जिधर फ्लो हो रहा है और हम उसके अगर उल्टा चल रहे हैं, तो उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी कि आई आर जो लेना होगा अब यहाँ पे, वो क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा। अभी हम A से D पे पहुंच गए। अभी D से हम चलते हैं C की ओर। तो D से C की ओर चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक हमें क्या मिला? सेल मिला। और सेल मिला तो सेल को जब हम क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आएंगे, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो हायर से जब लोअर की तरफ जाते हैं तो क्या हम लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या? तो इसको क्या लेना होगा? -V। फिर अब C पे आ गए। C से फिर जब हम B की ओर आएंगे तो यहाँ पे तो कोई रेसिस्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, इसको 0 लिख सकते हो। यहाँ पे भी कोई रेसिस्टर, कोई सेल नहीं है, तो 0 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अभी V को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो तुम डायरेक्शन कुछ भी असाइन करो बाबू, डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है कि हम क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, कैसे चले, उससे मतलब नहीं है। दोनों बनाओगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन ये साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि जहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप के तरफ अगर हम जा रहे हैं तो उसको निगेटिव लेंगे, पोटेंशियल राइज के तरफ जा रहे हैं भाई हम, तो उसको पॉजिटिव लेना होगा। क्या कोई दिक्कत है? और दूसरी बात, लूप जैसे हम कंसिडर किए हैं कि A से चले A पे आए, किसी का मन होगा कि नहीं हम B से चलेंगे B पे आएंगे, किसी का मन होगा C से चलेंगे C पे आएंगे, D से चलेंगे D पे आएंगे। तो सब लूप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। लूप का भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट हम वहां से लें, कुछ भी नहीं बोला गया है। तो आप कहीं से लोगे, लेकिन जहां से लोगे वहीं पे क्या करोगे? आप लूप को समाप्त करोगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू?
चलो इसका स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए ले लो, फिर एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूँ। टाइम हो गया है लेकिन 10 मिनट रुकना तुम लोग। हो गया, मिटा दूं इसको? एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, इसमें तुम्हें लूप लॉ लिखने आना चाहिए, है ना। निकालना क्या है उससे अभी हम फिलहाल उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब कुछ अननोन माना हुआ है। V1 V2 कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, R1 R2 कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है ये भी हमें पता नहीं है। अब देखो एक चीज है, लूप और मेश समझते हैं, है ना। लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। लूप हुआ जस्ट कोई भी क्लोज पाथ। जैसे अभी मान लेते हैं इसको पॉइंट अगर हम देते हैं डिफरेंट नेम से, जितना भी एज है एज को हम नाम देते हैं, मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, डी, ई और एफ। तो इतना ही एज है बाबू, सबको नाम हम दे दिए। अब देखो ये जो है, ये हमारा जो सर्किट है हमारा, इसमें कौन सा लूप है, किसको हम मेश कहेंगे। तो तुम देखो अगर समझोगे तो ए बी ई और एफ अगर लोगे, मतलब अगर ए से चले तो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ और ए से चले ए पे पहुंच गए तो ये हमारा लूप हुआ। मेश क्या होगा अभी समझते हैं। सिमिलरली अगर मान लेते हैं बी से चलो सी पे, डी पे, ई पे और फिर से बी पे पहुंच जाओ। बी से चलो सी, डी, ई और फिर से बी पे पहुंच जाओ, ये हमारा लूप हुआ। मेश किसको कहते हैं? तो मेश उसको कहते हैं कि जैसे अब तुम कंसिडर करो कि ए से चलो बी सी डी ई एफ और ए पे चलोगे। मेश वो होता है जिसके अंदर और भी लूप्स होते हैं। लूप के अंदर लूप नहीं होगा। लूप क्या होता है? अकेला होता है। क्या इसके अंदर कोई और भी सर्किट है क्या? अगर ए बी ई एफ ए चलते हैं तो इसके अंदर कोई और सर्किट है क्या? या यहां पे अगर बी से सी पे, डी पे, ई पे और फिर से बी पे पहुंचते हैं तो इसके अंदर कुछ भी लूप है क्या?
सिंगल है। लेकिन अगर हम ए से चलते हैं, ए से बी सी डी ई एफ ए, वो भी एक लूप है, लेकिन वो लूप होने के साथ साथ मेश भी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक सर्किट है जिसको हम लोग अभी छोड़ देंगे। जब यहाँ पे लूप लिखोगे या मेश लिखोगे तो मान लेते हैं ए से चले हम कहाँ पे भाई, तो ए से चले बी पे, बी से चले सी पे, सी से चले डी पे, डी से चले ई पे, एफ पे, और फाइनली ए पे हम पहुंचे। तो जब ये इस लूप को कंसीडर करोगे तो इस लूप में देखो कुछ कुछ छूटा है कि नहीं। अभी हम ए बी ई एफ ए अगर इसको हम लिए थे तो इसके अंदर कुछ छूटा है क्या? इसके अंदर कुछ नहीं छूटा, इसके बाहर छूटा था। लेकिन जब हम ये कंसीडर करेंगे ए बी सी डी ई एफ ए, तो इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर का कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, छूट रहा है कि नहीं? क्या रे, कोई दिक्कत है? तो लूप के अंदर अगर लूप हो भाई, तो ऐसा लूप जो बड़ा लूप है मेश कहलाता है। यानी कि मेश ब्रॉडर टर्म है, लूप हमारा क्या है, छोटा टर्म है। तो ऑल मेश आर लूप बट ऑल लूप आर नॉट मेश। क्या इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो? जैसे ये मेश हुआ तो मेश है तो ये लूप है, लूप भी है। लेकिन ये लूप है बाबू तो लूप मेश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छूटा हुआ है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? लूप और मेश को बहुत छोटा सा बात है, बट इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है बाबू तो जो भी लूप और मेश यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका तुम लिख सकते हो क्या, वोल्टेज लॉ? करो तो कैसे करोगे? सब लोग इसका लूप लॉ या मेश लॉ या वोल्टेज लॉ जो समझते हो, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करो। 3 लूप, जो नीचे जो मेश है वो भी लूप ही है, मतलब एक्चुअली मेश और लूप नाम अलग अलग होता है, बट हम लूप ही कंसीडर करते हैं उसको। तो उस तीनों में वोल्टेज लॉ आप लिख सकते हो। पहले एक में आप लिख दो, ए बी ई एफ एम एक में लिखो और बताओ, फिर बाकी 2 की तो बात छोड़ो। पहले क्या हो गया? हमें नहीं लगता है कि तुम लोग से बनेगा। तुम देखो क्या कोई बन क्या? आई किसको मान लिए हो? आई तो दिया नहीं। क्या दिया है? आई दिया हुआ है बाबू। आई कहीं पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे आई कहीं दिख रहा है क्या रे? आई नहीं, तब फिर कैसे आई मान लिए? चलो देखो, ऐसे सिचुएशन में अगर आई नहीं दिया हुआ है तो पहले आई हम उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले देखते हैं कहां पे हम इंसर्ट कर सकते हैं भाई। तो हमारे पास हम जंक्शन पे पहले करते हैं। करंट लॉ को हम कहां पे अप्लाई करेंगे? जो जंक्शन पे अप्लाई करेंगे। जंक्शन कहां कहां पे है? तो ये जंक्शन है क्या? ये जंक्शन है क्या बाबू? अरे समझ में आ रहा है तो बोलो ना। क्या ए पॉइंट जंक्शन है? नहीं है। एफ पॉइंट जंक्शन है क्या? नहीं है। डी पॉइंट जंक्शन है क्या? नहीं है। सी भी नहीं है। जंक्शन देखो तुम्हारा बी होगा या फिर ई है कि नहीं? यहाँ पे 3 है ना रास्ता, यहाँ पे भी 3 रास्ता है। तो जंक्शन, तो जहां पे जंक्शन है वहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट को इंसर्ट करते हैं, है ना? और अपने हिसाब से हम उसको डायरेक्शन मानते हैं। डायरेक्शन ये मानना है कि जैसे मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ है, ऐसा तुम मानोगे। तुम्हारा इसका उल्टा मानना मन होगा तो उल्टा भी मान सकते हो।
जो मानोगे उसके हिसाब से आंसर में तुम्हारा अगर क्या होगा, लास्ट में आंसर माइनस साइन के साथ आ गया, मतलब तुम जो डायरेक्शन माने हो वो डायरेक्शन क्या होगा, उसका उल्टा होगा भाई। तो फाइनल आंसर में लिखोगे कि उसका उल्टा डायरेक्शन है, या लास्ट में आंसर अगर पॉजिटिव आया तब जो डायरेक्शन माने हो सही है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है हमारा करंट आई है, हम मान लिए ऐसा है ना, I1 आई कुछ भी जो मानना है मान सकते हो। क्या I1 मान लूं, क्या मान लूं बोलो। चलो देखो, अभी इस जंक्शन पे करंट यहाँ पे आ रहा है, आई आ रहा है। हम मान रहे हैं कि कुछ करंट क्या होगा, इस जंक्शन पे जो करंट आया, मान लेते हैं कि कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया। तुम इसका अलग तरीके से भी मान सकते हो, तुम ये मान सकते हो कि कुछ करंट इधर से आया, कुछ करंट इधर से भी आया, और इस दोनों का सम क्या हुआ, इधर गया। हम फिलहाल अभी ये मान रहे हैं कि यहाँ पे आई करंट आया, और यही आई करंट क्या हुआ, यहाँ दो भाग में डिवाइड हो गया, है ना बाबू। तो दो भाग में डिवाइड हुआ, तो मान लेते हैं कि इधर हमारा चल गया I1। तो अब बताओ कि अगर इधर से आई करंट आया, इधर हमारा I1 चला गया, है ना, इधर हमारा I1 चला गया, तो इसमें कितना करंट गया होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ से लिख सकते हो क्या। I माइनस I1 गया होगा भाई। आई करंट अगर यहाँ पे आया, I1 अगर इधर आया, तो बाकी तो इधर ही गया होगा ना। तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं, I माइनस I1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो, इस जंक्शन पे हमारा ऐसा हुआ, तो यहां से जो करंट फ्लो हुआ I माइनस I1, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ भी करंट क्या होगा, I माइनस I1, क्योंकि यही करंट दिशा में आ रहा है। अब ये इधर I माइनस I1 आया, अब इधर से क्या आया, यहाँ पे कितना करंट है भाई, I1। चूंकि इधर करंट I1 आया है तो इधर पास भी करेगा I1, तो इधर से I1 करंट आया, और इधर से कितना आया, I माइनस I1। अब इस जंक्शन पे देखो इधर कितना करंट हो जाएगा, इस जंक्शन पे इधर कितना करंट हो जाएगा, आई होगा। अरे ये दोनों करंट आ रहे हैं भाई इस जंक्शन पे, ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट, ये आउटगोइंग है, तो इस दोनों का सम होगा कि नहीं। तो I1 को I माइनस I1 में, तो ये दोनों कट के कितना होगा, I। तो ये करंट यहाँ पे भी I, और यही यहाँ चल के I, तो ये यहाँ भी तो I है। क्या हमारा कंसिडरेशन कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, बताओ। नहीं, कुछ दूसरा कंसिडरेशन भी तुम मानोगे तो उसके हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तुम्हारा मन है कि नहीं भाई, हम यहाँ पे I लिए हैं, इसमें I1 ले जाएंगे तो इधर I माइनस I1 होगा, तो उसका भी करोगे, इधर I माइनस I1 हो जाता, इधर से I1 आता, दोनों सम होके फिर से I हो जाता। क्या कोई दिक्कत है इसमें। किसी का मन होता है कि नहीं हम I इधर से ले जाएंगे, हम I इधर से ले जाएंगे, I1 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, I माइनस I1 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके हिसाब से भी चलेगा। तो करंट का केवल जंक्शन पे लगाओगे जंक्शन रूल, केवल इतना ख्याल होना चाहिए कि भाई टोटल जो भी तुम मानोगे टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग के बराबर होना चाहिए। तो उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पूरे सर्किट में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सिमिलर सिचुएशन में, और तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके डायरेक्शन वगैरह जो भी असाइन होगा उस डायरेक्शन को रखोगे। तो अभी हमारा जो भी सिचुएशन था, हम इसको आई माने कुछ करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इसके हिसाब से हमारा ये सिचुएशन हुआ। अब अगर तुम्हें लूप लॉ लिखना बोले कि ए बी ई एफ ए या बी सी डी ई बी, या इसमें तीनों में लूप लॉ लिखिए, तो लिख सकते हो क्या, क्या रे, अब लूप लॉ लिख सकते हो, नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है। लूप अगर हमें ए बी ई एफ ए में अगर लूप लॉ लिखना है, अब तो हमें करंट वगैरह सब कुछ हमें साइन कर चुके हैं, तो तुम्हें अगर लिखना हो तो लिख सकते हो क्या, ए बी ई एफ ए पे। क्या आवाज नहीं जा रहा है क्या, आवाज जा रहा है तो जल्दी से लिखो बाबू। थोड़ा टाइम हो गया लेकिन क्या करें, बीच में इस चीज को छोड़ा नहीं जा सकता है ना। बोलो, बन गया किसी से।
चलो सुनो, अब मेरा बात सुनो। अभी हम ए से चले हैं बी पे पहले जा रहे हैं, तो ए से बी पे जब जाएंगे हमारा रास्ता हमारा क्या है, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस हमको क्या मिला, एक रेसिस्टर मिल गया, हमको एक रेसिस्टर मिला भाई। तो इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 है, करंट इसमें कितना है I। तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में हम बताए थे कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो वहां पे निगेटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -IR1। क्या ऐसा लिखोगे कि नहीं, इस आर्म में ऐसा लिखोगे। अभी ए से बी पहुंच गया, अब हम बी से कहां जा रहे हैं, ई की ओर, क्योंकि ए बी ई। अब बी से ई में हम जा रहे हैं जब, तो यहां पे हमें रेसिस्टर तो नहीं मिला, लेकिन एक क्या मिला, एक सेल मिल गया, पोटेंशियल सोर्स मिल गया। और पोटेंशियल सोर्स पे तुम देखो कि ये निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि लोअर से हायर जा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव लोगे, क्या रे बाबू, यानी कि सीढ़ी ऊपर चढ़ना हुआ, नीचे से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ पे रास्ता हुआ, तो हम पहले छोटा वाला हमको मिला, बाद में बड़ा वाला डंडी मिलेगा जब हम ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे V2 जब लिखोगे तो V2 को क्या लिखना होगा, +V2। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या रे आवाज नहीं जा रहा, आवाज तो जा रहा है, तो सुनो। अब हम पहुंच गए कहां पे भाई, इस I1 का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है भाई, क्योंकि रेसिस्टर होता तब तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंस ड्रॉप कुछ लिखते, यहाँ पे कुछ रेसिस्टर नहीं है, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर बोलोगे तो एक लगा देता हूं, लगा दूं क्या, ये इसका आखिरी है, और यहाँ पे करंट कितना है भाई, तो करंट I1 है। तो अब यहां से इसमें आए, पहले यहां से यहाँ पे आए, बोलो बोलो, अरे ठीक है, तो उसको हटा के बाकी देख लेंगे क्या है। फिलहाल मतलब तुम्हें यह समझाना है कि एक ही आर्म में पोटेंशियल सोर्स और रेसिस्टेंस भी रह सकता है भाई, है ना। तो जब यहां से, अभी यहां से चले, ऐसे चले, तो सबसे पहले ये पोटेंशियल मिला है, V2 निगेटिव, चलो सुनो। अब फिर कहता है कि यहां से, अब यहां पे V2 हम पहुंचे, V2 पॉजिटिव है क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव आए। अभी करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अब हमको क्या मिला, एक रेसिस्टर मिल गया। तो रेसिस्टर मिला भाई, तो यहाँ पे तुम देखो कि रेसिस्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, और हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो जिधर करंट का डायरेक्शन है हम भी उधर जा रहे हैं, तो वो हम क्या लेते हैं, उसको निगेटिव लेते हो कि नहीं, क्या रे बाबू। तो कितना पोटेंशियल होगा, तो इसका रेसिस्टेंस R3 है और करंट हमारा I1 है, तो I1 इंटू R3, तो -I1 इंटू R3। क्या ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अभी हम पहुंच के ई पॉइंट पे, ई से एफ पे जब आओगे तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल सोर्स नहीं है, कोई भी रेसिस्टर नहीं है, तो यहाँ तो कुछ मतलब नहीं है, जीरो। फिर अब एफ से जब ए पे जाओगे, है ना, एफ से जब ए पे जाओगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फिर से हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो निगेटिव से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, और सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सबका सम 0 होना चाहिए कि नहीं, क्या रे, उसमें किसी को दिक्कत है क्या, बोलो। वो इक्वेशन लिख, उस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी इस इक्वेशन से तुम देखोगे कि V1 प्लस V2 अगर करोगे, तो ये दोनों निगेटिव वाला अगर उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, IR1 प्लस I1 R3। क्या ऐसा एक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। सिमिलर सिचुएशन पे हम इस लूप के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलर सिचुएशन पे हम इस लूप के लिए भी लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें, लूप पहले लूप लिखने आना चाहिए, क्वेश्चन तो सॉल्व करना बाद की बात है, वो क्वेश्चन हम कल सॉल्व कराएंगे। बट सवाल ये है कि हमें कुछ भी वैल्यू दिया हुआ, रेसिस्टर पोटेंशियल सोर्स दिया हुआ है, तो हमें लूप लिखने आना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें। और उसके लिए जरूरी है कि डायरेक्शन याद रखोगे कि डायरेक्शन अगर पोटेंशियल डिक्रीज की तरफ हम जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं
तो हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। तो अगर ये एक लूप का हम लिख दिए बाबू, इसका तुम खुद से लिखना और इसका भी खुद से लिखना, क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलो तो आज रहने देते हैं, बहुत लेट हो गया, फोन भी आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिखना बाबू, क्योंकि लूप लॉ लिखने आना चाहिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है इसका, है ना। कल हम इसी लूप लॉ पे अभी रहेंगे, एक दो दिन रहेंगे इससे। कल भी क्लास होगा, कल रविवार है, फिर भी क्लास होगा, ठीक ना। क्या रे, क्या सब लोग तैयार हो ना बाबू?